नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतिभा। आप लोग का स्वागत है कृष्णा मल्ली पीसीएस बाय प्रतिभा में। दोस्तों, हम यूपी ट्रिपल एससी पेट घटना चक्र एमसीक्यू स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम सिलेबस नंबर 1 भारतीय इतिहास से प्रारंभ किए हैं। तो इसमें हम प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास देख लिए थे। आज हमारा आधुनिक इतिहास का जो है पार्ट 1 है। इसके बाद दूसरा पार्ट होगा। दोस्तों, हम प्राचीन भी 2 पार्ट में कराए हैं और मध्यकालीन भी 2 पार्ट में कराए हैं, आधुनिक भी 2 पार्ट में कराएंगे। ये 25 से 30 मिनट का वीडियो रहेगा, है छोटा छोटा। आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे तो जाके देख लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दिया करिए। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, न की हो तो बेल आइकन भी प्रेस ज़रूर करिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और पीडीएफ चाहिए आप लोग को तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप लोग कमेंट भी कर दिया करिए वीडियो में, अच्छा है, आप लोग को अच्छा लगा या कैसा वीडियो है, या आप लोग किस तरह से चाहते हैं। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा आधुनिक भारतीय इतिहास स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए हम देखते हैं ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, यहाँ से जो क्वेश्चन बने हैं चलिए हम देख लेते हैं। दक्षिण भारत के किस राजा ने 1741 ईस्वी में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? तो मार्तंड वर्मा ने परास्त किया था। व्याख्या देख लेते हैं हम। कोलाचेल का युद्ध 1741 में राजा मार्तंड वर्मा तथा डच ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुआ, जिसमें त्रावणकोर की सेना ने डच सेना को परास्त कर दिया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 1605 ईस्वी में आई थी और डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन कब हुआ? तो 1759 ईस्वी में अंग्रेजों एवं डचों के मध्य हुए बेदरा युद्ध से हुआ था। अगला है हमारा क्वेश्चन, वास्को डिगामा किस वर्ष कालीकट में उतरा था? तो 1498 में, 1498 में। पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा 20 मई 1498 को मालाबार के कालीकट केरल के तट पर पहुंचा। वहां के शासक जमोरिन ने उसका स्वागत किया। 1502 ईस्वी में वह पुनः भारत आया। 1524 ईस्वी में वह तीसरी बार भारत की यात्रा पर आया। फिर से वही क्वेश्चन है, वास्को डिगामा एक पुर्तगाली अन्वेषक ने 1498 वर्ष में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। इसमें समुद्री मार्ग की खोज की थी 1498 में वास्को डिगामा। अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1757 में, 1757 में। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 1757 को अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच प्लासी नदिया जिले नामक स्थान पर हुआ था। प्लासी नामक स्थान पर हुआ था। इस युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला पराजित हुआ और अंग्रेजों द्वारा मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। इस युद्ध में अंग्रेजों की ओर से सेनापति रॉबर्ट क्लाइव था। अगला क्वेश्चन है हमारा,
प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों और डॉट 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 के बीच लड़ी थी। किसके बीच? तो सिराजुद्दौला, अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच लड़ी गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था? किसमें हराया था? तो 1757 के प्लासी की लड़ाई में। नेक्स्ट है हमारा, बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष डॉट 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 का भुगतान करने के लिए सहमत हुई थी। तो कितना? 26 लाख रुपए। बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष 26 लाख का भुगतान करने के लिए सहमत हुई। एक्सप्लेन देखते हैं। बक्सर के युद्ध के बाद 12 अगस्त 1765 को क्लाइव ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से इलाहाबाद की प्रथम संधि की, जिसकी शर्तें इस प्रकार थी। शर्तें क्या क्या थी? नंबर 1 थी, मुगल बादशाह ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कंपनी को सौंप दी। दूसरा था, कंपनी ने अवध के नवाब से कड़ा और मानिकपुर छीनकर मुगल सम्राट को दे दिया। तीसरा क्या रहा है? तो कंपनी ने मुगल बादशाह को वार्षिक 26 लाख रुपए देना स्वीकार किया था। और फोर्थ क्या था? नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब स्वीकार कर लिया। ठीक है, ये चारों हैं, आप लोग इसे देख लीजिए, याद कर लेंगे तो अच्छा ही है। कभी कभी पूछ लेता है क्या नहीं था। बक्सर के युद्ध के बाद अवध के नवाब इलाहाबाद और कड़ा को मुगल बादशाह को सौंप दिया, जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एस्चुअरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था। 1612 ईस्वी में। एक्सप्लेन देखते हैं। 1612 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों ने सूरत के निकट स्वाली के समुद्र तट पर पुर्तगालियों को पराजित किया था। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कैप्टन बेस्ट ने किया था। अंग्रेजों की इस विजय से पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता भंग हो गई। अगला क्वेश्चन है हमारा, पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष में शुरू किया? तो 1616 में डेनिश कंपनी ने अपना परिचालन शुरू किया पहली बार। अंग्रेजों के बाद डेनिश 1616 ईस्वी में भारत आए। 1616 ईस्वी में उन्होंने डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। 18वीं शताब्दी के अंत तक ये अपनी सभी फैक्ट्रियों को अंग्रेजों के हाथों बेचकर भारत से चले गए। अगला देखते हैं, श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, वह निम्नलिखित शहर में से लगभग 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। तो किसके? मैसूर से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। डिटेल देखते हैं। कर्नाटक का ऐतिहासिक शहर श्रीरंगपट्टनम मैसूर से लगभग 15 किलोमीटर दूर पर स्थित है। यहाँ पर हैदर अली और उनके पुत्र टीपू सुल्तान का शासन था। हैदर अली का पुत्र कौन था? टीपू सुल्तान।
ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? किसने मांगी थी? तो टीपू सुल्तान ने। ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। टीपू सुल्तान की जो है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में जो है मृत्यु भी हो गई थी 1799 ईस्वी में, 1799 में। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो मैसूर का शासक था। डिटेल देखते हैं। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। ये फ्रांस की क्रांति से अत्यधिक प्रभावित थे। कौन सी क्रांति से? तो फ्रांस की क्रांति से। क्वेश्चन आया है। इन्होंने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया था। यहाँ जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी। श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया टीपू सुल्तान ने और यहीं पे जैकोबिन क्लब की स्थापना की। दोनों क्वेश्चन आए हैं। साथ ही अपनी राजधानी में फ्रांस एवं मैसूर की मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष लगाए। टीपू सुल्तान ने अपने समकालीन विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध बनाने तथा अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता प्राप्त करने के लिए आधुनिक रीति से दूतावासों की स्थापना की। तो ये भी क्वेश्चन आया है, पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में कि कौन से शासक ने आधुनिक रीति से दूतावासों की स्थापना की? तो टीपू सुल्तान थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। सेरिंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? सेरिंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? टीपू सुल्तान को पराजित किए थे अंग्रेजों ने। सेरिंगपट्टनम या फिर श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में अंग्रेजों ने 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान को हराया था। इसी समय इसकी मृत्यु भी हो गई। इस चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान पूर्णतः पराजित हुआ एवं मैसूर पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया। 1799 चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान पराजित हुआ और इसी समय मैसूर पे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया और टीपू सुल्तान मारा गया। टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो 1809 ईस्वी में। डिटेल देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी तथा रणजीत सिंह के मध्य 1809 ईस्वी में अमृतसर की प्रथम संधि हुई। अमृतसर की प्रथम संधि कब हुई थी? तो 1809 में ईस्ट इंडिया कंपनी और रणजीत सिंह के मध्य हुई थी, जिसकी मध्यस्थता किसने की थी? तो चार्ल्स मेटकॉफ ने की थी। यह संधि लॉर्ड मिंटो प्रथम के शासनकाल में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बम्बई या बॉम्बे, प्रेजेंट में बॉम्बे अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल प्रेजेंट में हो गया है। बम्बई से थाने तक भारत में पहली यात्री ट्रेन जो है किस वर्ष चली थी?
तो किस वर्ष चली थी? 1853 ईस्वी में चली थी, 1853 में। डिटेल हम देखते हैं। भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया। प्रथम यात्री ट्रेन 1853 ईस्वी में बम्बई से थाने या ठाणे के बीच चलाई गई। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त करने हेतु 1829 में कानून पारित किया था। डिटेल देखते हैं। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए वर्ष 1829 में एक कानून पारित किया। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा प्रांत था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था? दूसरा कौन था? पहला हमारा कौन था? तो पहला हमारा हैदराबाद था। और कौन दूसरा प्रांत था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था? तो कौन था? मैसूर था। पहला हैदराबाद, दूसरा मैसूर, तीसरे में था तंजौर और अवध था। डिटेल देखते हैं। भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन था? हैदराबाद, 1798 से 1800 ईस्वी के बीच। वह दूसरा कौन रहा है? तो मैसूर रहा है। डेट क्या रही है? 1799। तंजौर अक्टूबर 1799 में रहा है। उसके बाद तंजौर रहा है, और फिर जो है अवध का रहा है। अवध जो है 1801 में रहा है। उसके बाद पेशवा 1802 में रहा है। बरार के भोसले 1803 में रहे हैं। सिंधिया 1804 में। जोधपुर, जयपुर, चंदेरी और बूंदी तथा भरतपुर उसके बाद रहे हैं क्रमशः। तो आप लोग जो इम्पोर्टेंट है उसे तो याद रखिएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जैसे हैदराबाद, मैसूर, अवध, तंजौर, ये सब, बरार, ये सब इम्पोर्टेंट है। थोड़ा इसे 4-5 है देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आता है, पीसीएस में भी पूछता है और इधर यूपी ट्रिपल एससी में। चलिए, सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के सिविल सेवा। चलिए दोस्तों, डिटेल देखते हैं। भारत में सिविल सेवा लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 93 इनका कार्यकाल रहा है। कॉर्नवालिस के शासनकाल में प्रारंभ की गई थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। उसने कॉर्नवालिस संहिता प्रस्तुत किया जो कि शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित थी। इसने कर तथा न्याय प्रशासन को पृथक कर दिया। कर तथा न्याय प्रशासन को कॉर्नवालिस ने पृथक कर दिया। कॉर्नवालिस ने पुलिस कर तथा व्यापार क्षेत्र में अनेक सुधार किए। पुलिस और कर तथा व्यापार क्षेत्र में अनेक सुधार किए। प्रशासन में कार्यकुशलता के लिए उसने अधिकारियों के घूस, उपहार तथा निजी व्यापार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। इसके द्वारा शुरू की गई प्रशासनिक व्यवस्था 1858 ईस्वी तक चलती रही। कॉर्नवालिस थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है इनका कार्यकाल, शासनकाल। तो फिर आप लोग इनके कार्य थोड़ा सा देख लीजिए अच्छे से। चलिए, नेक्स्ट है हमारा
ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलयन हुआ था। कब हुआ था? तो 1856 में अवध का विलयन हुआ था। चलिए डिटेल देखते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय 1856 में हुआ था। लॉर्ड डलहौजी ने आउट्रम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। उस समय अवध का नवाब जो है वाजिद अली शाह था। लॉर्ड डलहौजी ने अवध को कब कब्जे में लिया? तो कब लिया था? 1856 में लिया था, 1856 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, जनवरी 1858 में लॉर्ड कैनिंग इलाहाबाद चले गए और दिल्ली डिवीजन को छोड़कर उत्तरी पश्चिमी प्रांत का गठन किया। डिटेल देखते हैं। जनवरी 1858 में लॉर्ड कैनिंग इलाहाबाद चले गए और दिल्ली डिवीजन को छोड़कर उत्तरी पश्चिमी प्रांत का गठन किया। 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग ही भारत का गवर्नर जनरल था। 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग ही भारत का गवर्नर जनरल था। भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा गया था? ठीक है, तो लॉर्ड रिपन को। स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा गया? तो लॉर्ड रिपन को। डिटेल देखते हैं। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में प्रस्तुत स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव 1882 से भारत में आधुनिक स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ माना जाता है। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। इन्होंने प्रांतीय सरकारों को आज्ञा दी कि वे प्रांतीय तथा स्थानीय नागरिक वित्तीय साधनों का एक सर्वेक्षण करें, जिससे यह निश्चित किया जा सके कि किन किन मदों से आम व्यय स्थानीय प्रशासन के सुपुर्द किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 1856 जिसे हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 जो है 20 जुलाई 1856 को लागू हुआ, जिसे लॉर्ड कैनिंग द्वारा पारित किया गया था। इसका डिटेल देखते हैं। विधवा पुनर्विवाह की स्थिति में सुधार लाने के लिए ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने अथक प्रयत्न किया। 1855 ईस्वी में विद्यासागर ने ब्रिटिश सरकार से विधवा पुनर्विवाह पर कानून बनाने का अनुरोध किया है, जिसके परिणाम स्वरूप 26 जुलाई 1856 को 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 लागू किया गया, जिसे लॉर्ड कैनिंग द्वारा पारित किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा विधवा विवाह को वैध करार देते हुए इनसे पैदा होने वाले बच्चों को वैध माना गया। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, बंगाल का विभाजन 1905 में ब्रिटिश वायसराय कर्जन द्वारा किया गया था। कर्जन के द्वारा किया गया था। डिटेल देखते हैं। बंगाल का विभाजन 1905 में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद पर
किया गया एक प्रचंड प्रहार था। अंग्रेज सरकार ने बंगाल विभाजन का कारण इसके बड़े प्रांत होने से प्रशासन में आने वाली असुविधाओं को बताया था। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई और 16 अक्टूबर 1905 को यह योजना प्रभावी हुई। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई। 20 जुलाई को निर्णय बंगाल विभाजित किया जाएगा, इसका निर्णय लिया गया। और घोषणा कब हुई? तो 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को यह योजना प्रभावी हुई। 16 अक्टूबर 1905 को समूचे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। लोगों ने उपवास रखा और वंदे मातरम का गीत गाया और एक दूसरे को राखी बांधी। अगला क्वेश्चन है हमारा 1909 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में सरकार की संरचना के कुछ सुधारों की घोषणा की, जिन्हें मार्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता था। चलिए दोस्तों डिटेल देखते हैं। लॉर्ड कर्जन के स्थान पर वर्ष 1905 में लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया। 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो आ गए, वायसराय उनको बना दिया गया, मिंटो को। जॉन मार्ले मिंटो को भारत का सचिव नियुक्त किया गया। लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय बनाया गया और लॉर्ड मिंटो को जो है भारत का वायसराय बनाया गया और जॉन मार्ले को जो है भारत का सचिव बनाया गया। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित संवैधानिक सुधार, जिन्हें औपचारिक रूप से भारतीय परिषद अधिनियम 1909 कहा गया, सामान्यतः मार्ले मिंटो सुधारों के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं हम। जॉन मार्ले द्वारा तैयार किया गया मार्ले मिंटो सुधार निम्नलिखित में से किस वर्ष अधिनियमित किया गया? तो 1909 में अधिनियमित किया गया। वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो कौन था? लॉर्ड कर्जन था। डिटेल देखते हैं दोस्तों। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 के कार्यकाल, इसका रहा है 1899 से 1905 कार्यकाल। बंगाल का विभाजन जो है लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में 1905 में किया गया। इनका कार्यकाल रहा है 1899 से 1905, याद रखिएगा आप लोग, किया गया था। इसके निर्णय की घोषणा 20 जुलाई 1905 को की गई थी तथा यह 16 अक्टूबर 1905 से लागू हुआ। वर्ष 1911 के दिल्ली दरबार में बंगाल के विभाजन को निरस्त करने की घोषणा की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने बंगाल में अस्थायी उपनिवेश की शुरुआत की थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। बंगाल में अस्थायी उपनिवेश की शुरुआत किसने की? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अस्थायी बंदोबस्त, अस्थायी उपनिवेश या अस्थायी बंदोबस्त दोनों एक ही है। परमानेंट सेटलमेंट को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्रारंभ किया। यह भूकर व्यवस्था 1793 ईस्वी में अस्थायी कर दी गई। इस व्यवस्था में जमीन का मालिकाना हक जो है जमींदारों को प्रदान किया गया।
निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी? तो कौन नहीं थी? तो यही दस्तक नहीं थी, दस्तक नहीं थी, बाकी तीनों थी। मतलब जमींदारी, अस्थाई बंदोबस्त जिसे कहते थे, महालबाड़ी, रैयत बाड़ी, तीनों व्यवस्थाएं थी। आगे बढ़ते हैं, चलिए डिटेल देखते हैं। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व की व्यवस्था 3 प्रणालियों में प्रचलित थी। कौन कौन सी थी 3 प्रणाली? तो अस्थाई भूमि बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा थी, दूसरी रैयतबाड़ी व्यवस्था थी, तीसरी महालबाड़ी बंदोबस्त था। दस्तक भू राजस्व की प्रणाली न होकर बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जारी एक परिपत्र था जो कंपनी के अभिकर्ताओं को दिया जाता था ताकि वे प्रांत के अंदर बिना चुंगी दिए व्यापार कर सके। अगला देखते हैं महालवाड़ी प्रणाली। महालवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई? तो महालवाड़ी प्रणाली उत्तर प्रदेश में लागू की गई, इसलिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। महालवाड़ी प्रणाली यूपी, उत्तर प्रदेश में भी शामिल था महालवाड़ी में। महालवाड़ी प्रणाली में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब में कुछ परिवर्तनों के साथ लागू की गई थी। इसके अंतर्गत ब्रिटिश भारत में कुल भू क्षेत्र का 30% हिस्सा शामिल था। इसमें भू राजस्व व्यवस्था कृषक के स्थान पर प्रत्येक ग्राम या महाल के साथ स्थापित की जानी थी। महालवाड़ी प्रणाली उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत, पंजाब में कुछ परिवर्तन के साथ लागू की गई। इसके अंतर्गत ब्रिटिश भारत कुल भू क्षेत्र का 30% हिस्सा शामिल था। इसमें भू राजस्व व्यवस्था कृषक के स्थान पर प्रत्येक ग्राम महाल के साथ स्थापित की जानी थी। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार कौन हुआ था? तो जानते हैं आप लोग, सतारा हुआ था। डिटेल देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 ईस्वी ने व्यापकगत सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 ईस्वी ने व्यापकगत सिद्धांत या विलय नीति का आरंभ किया। इस सिद्धांत के अंतर्गत उसने निम्नलिखित प्रदेशों का क्रमशः अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किया। सतारा का जो है 1848 में किया, जैतपुर एवं संभलपुर का जो है 1849 ईस्वी में किया, बघाट का जो है 1850 में किया, उदयपुर का 1852 में किया, झांसी का 1853 में किया, नागपुर का जो है 1854 में किया, करौली का 1855 में किया। इस प्रकार डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार जो है सतारा रहा है। तो इसमें जो है सतारा हुआ, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, करौली, झांसी, ये सब थोड़ा इम्पोर्टेंट है, आप लोग देख लीजिए किस सन में किसका विलय हुआ था, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा ही जाता है, क्या पता आ ही जाए। चलिए अगला देखते हैं, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन रहे हैं। डिटेल देख लेते हैं। मार्च 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के गवर्नर जनरल वायसराय पद के लिए शपथ ग्रहण किया।
उन्हें सत्ता के हस्तांतरण के साथ यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ भेजा गया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय एवं अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। उन्नीस 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो सिरिल रैडक्लिफ थे। सिरिल रैडक्लिफ थे। वर्ष 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष सिरिल रैडक्लिफ थे। भारत और पाकिस्तान के मध्य रैडक्लिफ रेखा का संबंध इन्हीं से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह वेल्लोर विद्रोह किस वर्ष हुआ था? वेल्लोर विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो 1806 में हुआ था। डिटेल देखते हैं। जॉर्ज बार्लो 1805 से 1807। जॉर्ज बार्लो का शासनकाल जो है 1805 से 7 रहा है। तो जॉर्ज बार्लो के शासनकाल में भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर वेल्लोर विद्रोह 1806 ईस्वी में हुआ था। इस विद्रोह का मुख्य कारण सिपाहियों को उनके धार्मिक प्रतीक चिन्हों के प्रति रोकना था। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो 10 मई 1857 को हुई थी। डेट याद रखिएगा आप लोग, डेट पूछता है। 10 मई 1857 को, 1857 में 10 मई 1857 को मेरठ स्थित छावनी में 20वीं NI तथा 3री LC की पैदल टुकड़ी ने चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग से इनकार करते हुए विद्रोह कर दिया। यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का प्रथम सशस्त्र विद्रोह था। तो ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का प्रथम सशस्त्र विद्रोह था? तो यही विद्रोह था 10 मई 1857 का। सैनिक विद्रोह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के सिपाही विद्रोह के सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी? तो एनफील्ड राइफल। एनफील्ड बनाए गए कारतूसों पे ये लोग विरोध कर रहे थे। वही चर्बी वर्बी लगे थे, इसी वजह से इनका विरोध था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए डिटेल देखते हैं। 1857 के सिपाही विद्रोह की घटना का तत्कालिक कारण चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग को माना जाता है। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने पुरानी और कई दशकों से उपयोग में लाई जा रही ब्राउन बैस बंदूक की जगह नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू करवाया। किसकी जगह? तो ये याद रखिएगा,
ब्राउन बैस बंदूक थी। ब्राउन बैस बंदूक की जगह एनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू करवाया था। ब्राउन बैस बंदूक थी, याद रखिएगा। इस राइफल में कारतूस को लगाने से पूर्व दांत से खींचना पड़ता था। इस बीच यह अफवाह फैली कि कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी लगी है। परिणाम स्वरूप हिंदू और मुसलमान दोनों भड़क उठे और 1857 के विद्रोह की शुरुआत हो गई। चलिए, फाइनली विद्रोह स्टार्ट हो गया। देखिए, अब अगला क्वेश्चन है हमारा, सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो 1857 में, 1857 में। चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। वीडियो यहीं फिनिश हुआ। हम आप लोग से कहे थे कि मतलब 30-35 मिनट, 25-30 हो जाएगा, थोड़ा सा ये लंबा हो गया, तो हम 25-30 मिनट का वीडियो रहेगा। अगला पार्ट भी हम देख लेंगे, सेकंड पार्ट, उसके बाद ये फाइनल हो जाएगा। दोस्तों, आप लोग वीडियो को शेयर कर दिया करिए और लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, ना किए हो तो सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिल सके। और सब्सक्राइब करने से पहले जो है बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन पहुँचे। और हाँ, आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हाँ दोस्तों, इसके पहले हम जो है एडिटोरियल, करंट अफेयर और घटना सार का भी कराए हैं, उसे आप लोग नहीं देखे हो तो जाके देख लीजिए। और आर का हिंदी भी कराए हैं, वो प्लेलिस्ट में लगे हैं, उसे भी जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।